हमारे साथ हैं कथक विधा के विश्वविख्यात पद्मश्री डॉक्टर पूरू दाधीच। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर भारत की यह कला कहाँ तक फैली हुई है। यह कला पिछले 50 वर्षों में अपने किस मुकाम पर पहुँची है। पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये कथक होता क्या है। जानते हैं डॉक्टर पूरू दाधीच के इस विषय पर विचार। कथक का अर्थ है कथा कहने वाला। प्राचीन काल में जी मंदिरों में पौराणिक कथाओं की प्रस्तुति संगीत और नृत्य के माध्यम से जो लोग किया करते थे वे सब कथक कहे जाते थे। उक्ति प्रसिद्ध है कि कथा करे सो कथक कहावे। जो कथा को संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है उसे कथक कहते हैं। इस परंपरा का प्रारंभ वाल्मीकि से हुआ। सबसे पहले उन्होंने लव और कुश को रामायण गान की शिक्षा दी। उसको जिन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में, अपने कर्म के रूप में अपनाया, वे लोग कथक कहलाए और तब से आज तक वह कथकों की परंपरा जारी है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि दक्षिण भारत के तो काफ़ी नृत्य सुने जाते हैं। उत्तर भारत में एकमात्र कथक है, तो ये उत्तर भारत में कहाँ तक फैला हुआ है? कथक नृत्य का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है। बाकी नृत्य शैलियाँ एक सीमित प्रांत में ही विकसित हुई हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम जो है वो आंध्रा में एक सीमित प्रांत में रहा। जी, भरतनाट्यम हुआ, कुचिपुड़ी। लेकिन कथक जो है वो पाकिस्तान से लेकर के आसाम और त्रिपुरा तक फैला हुआ है जी। और कश्मीर से लेकर आंध्रा तक वो कथक का ही क्षेत्र है। और चूंकि वो इतने विस्तृत क्षेत्र में है इसीलिए उसके बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे घराने हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। हर अंचल में अपना अपने ढंग से उसका विकास हुआ है। इसलिए बाकी शैलियाँ एक टाइप्ड हैं जी, उनकी अपनी अच्छाइयाँ हैं, सुंदरता है, लेकिन एक टाइप्ड है। जबकि कथक को खुला नाच कहते हैं। यानी वो अपने ढंग से सबने उसको अपने अपने तरीके से विकसित किया है, इसलिए उसमें बहुत विविधता है। मतलब ये समय के साथ चलता गया। जैसे आज हम अंग्रेजी में फ्यूजन कहते हैं। तो ये लोग जो वहाँ के, मान ले बिहार की बात है, वहाँ अगर कथक पहुँचा है घराने से तो बिहार की शैली भी उसमें मिश्रित होने बराबर है। जो आपने बहुत सही शब्द कहा है कि उसमें जो विविधता है वो वहाँ का आंचलिक प्रभाव है जी। और उसके साथ साथ उस अंचल के जो कलाकारों की अपनी कल्पनाएं हैं वो उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने अपने ढंग से विकसित किया है जी। वैसे भी हर कला देश, काल, परिस्थिति, उपभोक्ता, भोक्ता, इन सब के कारणों से परिवर्तित होती रही है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये बताना चाहेंगे कि इस विधा में लगभग उत्तर भारत में कितने घराने होंगे जो जिनको नामी घराना कह सकते हैं? घराने तो समय के साथ साथ विकसित होते गए हैं जी। 10वीं शताब्दी के पहले संप्रदाय कहलाते थे जी। आजकल घराने कहलाते हैं। अतीत में भी बहुत से घराने हुए जी, लेकिन उन्हें सक्सेसर नहीं मिले, वो समाप्त हो गए। अभी 3 घरानों की चर्चा होती है,
लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। जी, मैंने भी इन्हीं का नाम सुना है मेरी उम्र में। किंतु अब ये कुछ नए घराने की भी उत्पत्ति आगे हो सकती है और इन घरानों का अवसान भी, अगर उन्हें संभालने वाला। उत्तराधिकारी नहीं मिला, एक सक्षम उत्तराधिकारी चाहिए। तो ये तो एक चलने वाला संसार है, की संसार जगती के की नियम से। तरह जीवन और मरण ये तो साथ साथ चलता रहता है। जी, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जितना साउथ के नृत्यों के कलाकारों को कई प्रकार के अवार्ड और कई प्रकार की उनके साथ में उनकी प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया जाता है, तो कथक शैली में मेरे दृष्टिकोण से बहुत कम या तो पद्मश्री, पद्म विभूषण मिले हैं या ज़्यादा उचित सम्मान। ये मैं किसी कला के प्रति विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने ये जो मार्क किया है कि कथक को उतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिला है। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि दक्षिण भारत में कला को एक ईश्वरीय उपासना की तरह समझा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, और चाहे राजनीतिक वर्ग हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो या आम जनता हो, सब लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसे आगे बढ़ाने में यथासंभव प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति एक अपना कर्तव्य समझ करके, अधिकारी वर्ग है तो वह भी उनको अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, राजनीतिक वर्ग भी अपने स्तर पर करता है। जबकि उत्तर भारत में अभी भी वो जो सामंती जो विचारधारा है जी। वो गई नहीं है। अब भी आम लोग या इस अधिकारी वर्ग उसको हे दृष्टि से देखते हैं। उसके विकास के लिए जितना कुछ करना चाहिए या अंदर की भावना से जो करना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, उपेक्षित ये कथक जगत अनुभव करता है। क्या इसमें कोई उम्मीद की किरण आपको नज़र आती है कि हाँ, कुछ अभी मेरे देखने में आया पिछले 5-7 साल में ही कि कुछ कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं और कुछ प्रोत्साहन भी हो रहा है। क्या उम्मीद की किरण नज़र आती है? नहीं, वो कार्यक्रम तो जो हो रहे हैं जी। लेकिन वो अपने चहेते लोगों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी कलाकार को हर उत्सव में आमंत्रित किया जाता है। जी। कोई अच्छा कलाकार होकर के भी घर बैठा है, उसको साल में एक कार्यक्रम भी नहीं मिलता। उसका एक उदाहरण मैं स्वयं भी हूँ कि मुझे आज तक मध्य प्रदेश सरकार से एक भी कार्यक्रम नहीं मिला, जबकि आप पद्मश्री भी हैं और जाने कितने में सारे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी है और दुनिया भर के यहाँ का कालिदास सम्मान भी है। जी। सम्मान कर दिया गया है लेकिन कार्यक्रम नहीं मिले। तो ये जो विषमता है जी ये कला के विकास में बाधक है। आकाशवाणी की तरह हम क्यों नहीं करते? कितनी बार मैंने सुझाव दिया जी कि वहाँ ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड है उनका, तो हमारे प्रदेश के सारे कलाकारों का ग्रेडेशन हो जाए। और जैसे आकाशवाणी में ए ग्रेड कलाकार को महीने में एक कार्यक्रम मिलता है, बी ग्रेड को 2 मिलते हैं, सी ग्रेड तो अब खत्म हो गया जी। तो उस तरह से हम भी लिस्ट बना करके टिक क्यों न लगाएं कि इन कलाकारों सारे कलाकारों को समय समय पर अवसर मिलता रहे। इस तरह का प्रयास हम क्यों नहीं करें? क्योंकि उन्हें अपने लोगों को मोबिलाइज करना है। जी। जो उनके चमचे हैं उनको हमें करना है।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर पूरू दाधीच, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। जैसा कि सत्यनारायण सत्तन जी डॉक्टर पूरू दाधीच के लिए कहते हैं कि ये अपनी साधना में रत हैं और सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारत के उत्तर भारत की जो सबसे बड़ा नृत्य है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, इस नृत्य विधा को और इसके कलाकारों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज दाधीच की रिपोर्ट। गुरुजी, डॉक्टर पूरू दाधीच जो इंदौर की एक प्रमुख हस्ती है, नृत्य के बड़े विधा के जानकार है, कथक नृत्य के, उन्हें पद्मश्री तो मिला है। उन पर एक किताब अभी 3 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली है संस्कृति विभाग की तरफ से दिल्ली में। आप उस विषय में कुछ 2 बातें उनके। कला व्यवसाय के लिए और कला कला के लिए जी। 2 प्रकार की कलाएं होती हैं। एक व्यावसायिक कला होती है, एक कला केवल कला के लिए होती है। जो कला केवल कला के लिए होती है उसका प्रतिनिधित्व पूरू दाधीच, पुरुषोत्तम दाधीच के द्वारा किया जाता रहा है, आज से नहीं वर्षों से। कई दशकों से मैं उस व्यक्तित्व को देख रहा हूँ कि उसने बिना किसी उपलब्धि की आकांक्षा किए बगैर अपनी कला को नित्य प्रतिदिन उच्च स्तरीय स्थिरता प्रदान करने के लिए संघर्ष किया है। छोटे से छोटे आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, बड़े से बड़े आयोजनों में अपनी कला का प्रकाशन किया है। नृत्य की कला को लेकर के पुरुषोत्तम दाधीच, पूरू दाधीच के नाम से जो सारे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी मौन साधना जो है आज मुखर होकर के संसार के सामने अभिव्यक्त हो रही है। उन्होंने अपनी कला के प्रति जो निष्ठा दिखाई है, एकाग्रता दिखाई है और अपनी साधना को जो बल प्रदान किया है, उसके परिणाम स्वरूप अगर उन्हें सम्मानित किया जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि उनका सम्मान किया जाए। वो मांगने नहीं गया है। अगर आपने उनकी कला का आकलन किया है और उनको किसी स्थान विशेष पर प्रतिष्ठित करने का और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भाव जागृत किया है तो निस्संदेह उनके कला की सफलता का परिचय ही है वो। पूरू दाधीच जो है एक ऐसे कलाकार हैं जो आत्मस्थ रह करके अपनी कला को समर्पित होकर के अपने कार्य को अंजाम देते आए हैं। उन्होंने कभी समाज से अपेक्षा नहीं की। उनकी उपेक्षा बहुत हुई जी। लेकिन उन्होंने किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। अब अपेक्षा नहीं की तो साधना जो है सिद्धि के नज़दीक ले जाती है और पूरू दाधीच की वो साधना उन्हें सिद्धि के नज़दीक ले गई है। जो उन्हें आज प्रशस्ति का जो वातावरण मिल रहा है वो उनकी साधना की सफलता का चरमोत्कर्ष है। धन्यवाद।